डियर स्टूडेंट्स, ये जो लेक्चर है ये आपका नया यूनिट है जिसका नाम है इकोनॉमिक एस्पेक्ट्स ऑफ यूटिलाइजिंग इलेक्ट्रिकल एनर्जी, है ना। ये आपका उस यूनिट का है। बेसिकली ये इंडिपेंडेंट यूनिट है आपका, इसको आप अलग से भी पढ़ सकते हो। तो इसीलिए मैंने ये यूनिट स्टार्ट किया है कि इस यूनिट में ये यूनिट एक तो ज़्यादा लेंदी भी नहीं है, लेकिन इसमें समझने की बहुत सारी चीज़ें हैं। एक यूनिट होता है लंबा होता है और नॉर्मल चलता है, ये यूनिट छोटा है लेकिन इसमें जो है कॉन्सेप्चुअली चीज़ों को समझना बहुत मतलब इम्पॉर्टेंट चीज़ है इसमें, ठीक है। तो इसका जो पहला टॉपिक जो आपका दिया है सिलेबस में, जो इकोनॉमिक्स ऑफ इलेक्ट्रिकल यूटिलाइजिंग एनर्जी का दिया हुआ है, तो वो नॉर्मल इंट्रोडक्शन है, तो वो मैं आपको जो है अलग से बता दूंगा। तो इसलिए मैंने ये टॉपिक नंबर 2 से शुरू किया है। तो ऐसा नहीं है कि वो टॉपिक अगर आप नहीं पढ़ोगे तो ये समझ में नहीं आएगा, ये समझ में आएगा। ये भी एक इंडिपेंडेंट टॉपिक है ना। तो शुरू करते हैं। कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। देखिए, इकोनॉमिक एस्पेक्ट्स में पहले तो पढ़ने इस सेंटेंस को पढ़ के क्या समझ में आता है। अब तक हमने पढ़ा जो भी आपने पढ़ा कि ये जनरेशन करना होता है, ऐसे जनरेट करते हैं, ये होता है, वो होता है। लेकिन अब बात आती है कि उससे रेवेन्यू जनरेट करने की बात, मतलब उससे पैसे कैसे आएंगे। ठीक है, सब कुछ तो ठीक है, लेकिन बात ये आती कि आप उससे जो है रेवेन्यू कैसे जनरेट करेंगे, मतलब उसके लिए पैसे कहाँ से आएंगे और कैसे आपको जो है पैसा जो है वो मैनेज करना है। तो अब उस चीज़ के ऊपर ये पूरा यूनिट आपका चलेगा, ठीक है। अब जो पूरा कॉस्ट होता है, जो आप पावर जनरेट करते हो, उसका जो पूरा कॉस्ट होता है, जो भी कॉस्ट है, ठीक है, उसको हम 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं: फिक्स्ड कॉस्ट, सेमी फिक्स्ड कॉस्ट और रनिंग और ऑपरेटिंग कॉस्ट। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि आपका पूरा एक्स अमाउंट है, ठीक है, जो कॉस्ट ऑफ पावर जनरेशन है आपका, तो इसमें अंदर आ जाएगा आपका फिक्स्ड कॉस्ट, सेमी फिक्स्ड कॉस्ट और रनिंग और ऑपरेटिंग कॉस्ट। ये मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया है, ये 3 कॉस्ट आ जाएगा। अब देखिए, इसमें से कुछ कॉस्ट ऐसा होता है जो एनुअली चलता है, इसी में कुछ होता है जो एनुअल होता है और कुछ मंथली चलता है। वो भी आपको पढ़ते पढ़ते समझ में आ जाएगा। जैसे एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बताता हूँ। आप कहीं पावर प्लांट बैठाते हो, ज़मीन खरीदते हो, तो उस पर आपको इंटरेस्ट पे करना होता है। तो इंटरेस्ट अब डिपेंड करता है, इंटरेस्ट आपका क्वार्टरली है, हाफ ईयरली है या एनुअली है। अगर आपका एनुअली है तो आप उसको एनुअली में काउंट करोगे, क्वार्टरली है तो क्वार्टरली एक्सपेंस में काउंट करोगे, और अगर आपका हाफ ईयरली है तो उसको हाफ ईयरली में काउंट करोगे, ठीक है। उसके बाद कुछ कॉस्ट ऐसा होता है जो मंथली चलता है, जैसे सैलरी। आपका जो भी इंजीनियर हैं, सेक्शन इंजीनियर है और लाइनमैन है, इन सब की सैलरी। उसके बाद है फ्यूल का कॉस्ट, है ना। जैसे थर्मल पावर प्लांट में आपको कोयले का खर्च पड़ेगा। आपका जो हाइड्रो पावर प्लांट है उसमें वाटर ट्रीटमेंट प्लांट चाहिए आपको पानी को सही रखने के लिए। तो ये सारा चीज़ जो है, तो हम पढ़ेंगे कि किस चीज़ को हम किस हेड के अंदर डालते हैं, वो फिक्स्ड कॉस्ट के अंदर है या सेमी फिक्स्ड कॉस्ट है या रनिंग एंड ऑपरेटिंग कॉस्ट है। उसके बाद आप अपने सहूलियत के अकॉर्डिंग, जैसा आपका रेवेन्यू इनपुट सिस्टम है, उसको फिर आप अपना क्वार्टरली, एनुअली और हाफ ईयरली में अपने, वो इंटरनल मैटर होता है, लेकिन बेसिकली ये 3 कॉस्ट जो है मेन हेड होते हैं उसके, ठीक है। तो एक एक करके हम पढ़ते हैं। सबसे पहली बात है फिक्स्ड कॉस्ट क्या होता है। वर्ड से पकड़िए, फिक्स्ड मतलब क्या हुआ कि वो फिक्स रहेगा, उतना तो आपको लगना ही लगना है ना, उतना तो आपका लगना ही लगना है, उसके नीचे नहीं लगेगा। वो मतलब ये है कि वो आपका लगेगा, वो चेंज नहीं होगा, चाहे आप प्लांट ऑपरेट करो चाहे ना करो, वो फिक्स्ड रहेगा, वो चेंज नहीं होगा कभी भी, है ना। उसको कोई, ये है कॉस्ट रिमेन, इसको कोई फैक्टर पे डिपेंड नहीं करता है ये, ठीक है। ये चीज इंडिपेंडेंट ऑफ द मैक्सिमम डिमांड, प्लांट कैपेसिटी एंड द एनर्जी जनरेटेड।
कोई मतलब नहीं है। आप कितना, आपका प्लांट बंद हो गया है कि चल रहा है, मैक्सिमम डिमांड कितना है, कोई मतलब नहीं है। बस ये फिक्स्ड कॉस्ट है, आपको तो लगना ही लगना है। ठीक है, इसका ये होता है। अब इसमें आता क्या क्या है, एनुअल चार्जेस ऑफ द सेंट्रल ऑर्गेनाइजेशन मैनेजमेंट। ठीक है, इसका क्या मतलब है, एनुअल चार्जेस ऑफ द सेंट्रल ऑर्गेनाइजेशन मैनेजमेंट। पावर ग्रिड, एनटीपीसी, एनएचपीसी, इन सब के जो हेड होते हैं वो किसी सेंट्रल गवर्नमेंट का बंदा होता है ना। तो एक सेंट्रल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ मैनेजमेंट का है, उसको एनुअल चार्जेस जो है उनको पे करना पड़ता है सब चीज़ के लिए। तो वो तो आपको देना ही देना है, चाहे आपका जो थर्मल पावर प्लांट बंद हो जाए चाहे चल रहा है, लेकिन वो पेमेंट आपको जाना ही जाना है। एनुअल चार्जेस जो है, जो सेंट्रल ऑर्गेनाइजेशन मैनेजमेंट है आपको उसका जाना ही जाना है। मतलब समझ लीजिए कि एक कमेटी है, वो कमेटी पूरा जो है वो सब कुछ को संभालती है। तो भाई आप उसको, उनको सैलरी तो दोगे ना, पैसे तो दोगे ना, वो चीज़ है। उसके बाद सैलरी ऑफ द एम्प्लॉयज, यूजुअली हायर ऑफिशियल्स, सेक्शन इंजीनियर, चीफ इंजीनियर, असिस्टेंट इंजीनियर, जूनियर इंजीनियर, इन सब की सैलरी जाएगी जाएगी। टेक्नीशियंस है, उनकी सैलरी आपको देनी है। तो ये कहीं नहीं जा रहा है ना। तो उसके बाद है इंटरेस्ट ऑन लैंड कॉस्ट, और जो ना, जो अभी मैंने जस्ट पहले बताया आपको, इंटरेस्ट ऑन द लैंड कॉस्ट। क्योंकि जब आप ज़मीन कहीं एक्वायर करते हो तो ऐसा तो है नहीं कि आपको कहीं भी खुली ज़मीन मिल जाएगी। आप वहाँ जाके देखिए, ये सब बिल्कुल अब प्रैक्टिकल बातें हो रही हैं। ठीक है, अब आप किताब से थोड़ा बाहर निकलिए। अब आप कहीं ज़मीन पे किसी जगह पे कुछ बनाना चाहते हो तो आप ज़मीन खरीदोगे, सरकार भी ज़मीन खरीदती है लोगों से, है ना। अगर सरकार जो है, जैसे अभी आपने सुना होगा कभी कभी कि सरकार जो है फलाने जगह पर थर्मल पावर प्लांट बनाने जा रही है, तो वहाँ के लोगों का ज़मीन एक्वायर कर रही है, उनको पैसे देती है, कंपनसेशन देती है। ठीक है, वो हो गया। नहीं तो सरकार क्या करती है, ज़मीन खरीदती है और उसके बाद उसका इंटरेस्ट जो होता है वो पे करती है। इसके बाद एक चीज़ और है, जैसे मान लीजिए कोई प्राइवेट फर्म है, प्राइवेट फर्म मान लेते हैं, अदानी है, एग्जाम्पल के लिए अदानी ग्रुप हो गया, आपका रिलायंस ग्रुप हो गया। मान लीजिए कोई पावर प्लांट बनाने जा रहे हैं, वो ज़मीन खरीदेंगे। तो ज़मीन खरीदने के लिए उनको पैसे चाहिए, पैसे कहाँ से लेंगे, बैंक से लेते हैं। बैंक से लेते हैं तो क्या, इंटरेस्ट पे करते हैं। तो ये फिक्स चार्जेस है कि भले मतलब उन्होंने आज ज़मीन खरीदी है, भले काम उस पे 1 महीने के बाद से शुरू हो, लेकिन उनका इंटरेस्ट का मीटर जो है डाउन हो गया है, इंटरेस्ट का मीटर चलना शुरू हो गया उनका। तो यही सब होता है। यही अगर आपका मान लीजिए, अगर आपने आज ज़मीन एक्वायर किया है और आपका काम 6 महीने बाद शुरू हो रहा है, तो 6 महीने जो इंटरेस्ट आपने दिया वो आपका लॉस में चला गया। गौर करिए। इसीलिए कभी कभी ये आता है कि मतलब प्लांट जो है लॉस में जा रहा है, ऐसे क्यों जा रहा है, क्योंकि स्टार्टिंग में इतना देर से शुरू होता है, तब तक उसका कॉस्ट इतना जुड़ चुका होता है कि बाद में वो मेकअप नहीं हो पाता है ना। तो इसको अब जो है कमर्शियली सोचिए दिमाग को। ठीक है, अब तक हमने टेक्निकली बात करी है, अब उस टेक्निकल में थोड़ा कमर्शियल हम चीज़ें जोड़ने वाले हैं। ठीक है, ऑल ऑफ दिस कॉस्ट आर फिक्स्ड एंड हेंस फिक्स्ड कॉस्ट रिमेन्स अंडर ऑल कंडीशन। बैंक का इंटरेस्ट अगर 8% है तो 8% रहेगा। अगर कहीं पे अगर आपने लोन ले रखा है वो तो रहेगा। ठीक है, तो वो चीज़ें जो है तो वो जाएगा ही जाएगा। उसके बाद है सेमी फिक्स्ड कॉस्ट, मतलब फिक्स्ड भी है और वेरी भी कर सकता है ये। सच चार्जेस आर इंडिपेंडेंट ऑफ द एनर्जी, लेकिन मैक्सिमम डिमांड पे डिपेंड करता है। आपसे ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछ सकता है कि आउट ऑफ द फॉलोइंग है ना, विच फैक्टर डिसाइड द सेमी फिक्स्ड कॉस्ट, तो मैक्सिमम डिमांड। ठीक है, अब मैक्सिमम डिमांड जितना ज़्यादा होगा सेमी फिक्स्ड कॉस्ट उतना ज़्यादा होगा। अब आप बोलोगे कैसे, मैक्सिमम डिमांड आपका डिसाइड करता है कि आपका प्लांट का साइज कितना होगा। जैसे मैं आपको बताता हूँ, मान लीजिए आपका ये लोड कर्व है ना, मान लीजिए आपका लोड कर्व है। ठीक है, इस लाइन को मैं थोड़ा लंबा ले जाता हूँ, और इसमें जो है आपका, मान लीजिए ये मेगावाट की वैल्यू है, किलोवाट पकड़ लीजिए, ये किलोवाट है ये। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए आपका मैक्सिमम डिमांड जो है एक पूरे साल का अगर हम देखें तो ये आपका मैक्सिमम डिमांड है। ये वाली वैल्यू जो है इस किलोवाट का जो है ये मैक्सिमम डिमांड, अगर किलोवाट का अगर ये स्केल है और ये अगर आपका डे का स्केल है, डे या मंथ का है, तो आप ऐसे लोड कर बनाएंगे तो फिर देखेंगे मैक्सिमम डिमांड कितना जा रहा है।
जो मैक्सिमम डिमांड है प्लांट का साइज उससे कम होना ही नहीं चाहिए, नहीं तो आपका प्लांट जो है मैक्सिमम डिमांड को सही नहीं पाएगा, प्लांट बैठ जाएगा आपका। हाँ, और एक चीज़ और, ये भी डिपेंड करता है कि मैक्सिमम डिमांड जो है पूरे, अब मान लीजिए इसको अगर हम लोड कर्व अगर हम इसको लोड कर्व मान लेते हैं कि मेरा लोड कर्व है, तो डिपेंड ये करता है कि अगर 1 महीने का आपने ये लोड ड्यूरेशन कर्व बनाया है, ठीक है, इसको मोर प्रिसाइजली आप लोड ड्यूरेशन कर्व समझ लीजिए, ये शायद आप लोगों ने पढ़ा भी होगा। तो ये अगर आप 1 महीने का लोड ड्यूरेशन कर्व आप बना रहे हो, तो ये देखना है आपको कि 1 महीने में कितनी बार मैक्सिमम डिमांड आ रहा है। कोई ज़रूरी तो है नहीं कि पूरे 30 का 30 दिन मैक्सिमम डिमांड आएगा, किसी कोई खास एक ऐसा पर्टिकुलर दिन होता है, एक पर्टिकुलर स्ट्रेच होता है जब मैक्सिमम डिमांड ज़्यादा होता है। एग्जाम्पल, अभी दिवाली ख़त्म हुई है, अभी दशहरा ख़त्म हुआ है, इस टाइम पर एज एन इंजीनियर अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो इस ड्यूरेशन दशहरा के टाइम पे जो अष्टमी नवमी दशमी के दिन जो लाइट का खर्चा होता है, मतलब कंजम्पशन होता है, और दिवाली के टाइम जो होता है, इसमें ये कर्व बहुत ऊपर भाग जाता है। लेकिन फिर भी आपका जो सप्लाई है वो सह रहा है ना इन सब चीज़ों को, और वो सप्लाई कहाँ से आ रही है? पावर प्लांट से आ रही है। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रख करके ही बनाया गया ना। तो इस चीज़ की बात हो रही है कि मैक्सिमम डिमांड जितना ज़्यादा होगा सेमी फिक्स्ड कॉस्ट उतना ही ज़्यादा होगा। उसके बाद क्या है? इंटरेस्ट ऑन द कैपिटल कॉस्ट, इन्वेस्टमेंट एंड द इंश्योरेंस, ठीक है। उसके बाद लैंड ऑन कॉस्ट ऑन द लैंड ऑफ बिल्डिंग, कंस्ट्रक्शन कॉस्ट, है ना, जो भी आपने कंस्ट्रक्शन कॉस्ट है आपका, जो आपने खर्च किया। ज़मीन की खर्च की बात नहीं हो रही है, ज़मीन का खर्च नहीं बात कर रहे हैं हम यहाँ पे, ठीक है। ज़मीन का खर्च यहाँ पे कवर हो गया, कंफ्यूज मत करिएगा, कंफ्यूज मत करिएगा, ठीक है। ध्यान दीजिए, यहाँ पे लैंड की बात हुई थी, ज़मीन जो आपने एक्वायर किया है। यहाँ पे जो बात हो रही है, किस चीज़ की बात हो रही है? कंस्ट्रक्शन कॉस्ट की बात हो रही है, ठीक है। दोनों में फ़र्क है। आप बोलोगे सर वहाँ भी आप वही चीज़ बात कर रहे थे, यहाँ भी वही बता रहे हो। नहीं बेटा, वहाँ ज़मीन की बात हो रही थी, यहाँ पे जो बात हो रही है वो बात हो रही है इन्वेस्टमेंट की। मतलब अब आपने ज़मीन खरीद लिया तो वहाँ बिल्डिंग बनाओगे, मशीनरी सेटअप करोगे ना इन सब चीज़ों पे, तो उसका जो खर्च है वो सेमी फिक्स्ड में आता है। अब फ़र्क समझ में आया? ज़मीन का खर्चा फिक्स्ड हो गया, और ज़मीन के ऊपर जो आपने बनाया बिल्डिंग और जो भी इक्विपमेंट आपने लगाया वो आपका सेमी फिक्स्ड हो गया, ठीक है। यहाँ तक अब देखिए भाई, तो दिमाग में मतलब फ़र्क बना के चलिए, ठीक है। उसके बाद है द कैपिटल इन्वेस्टमेंट ऑफ द प्लांट इज़ ह्यूज एंड यूजुअली लोन्ड। अब जब आप बिल्डिंगें बनाते हो, जैसा मैंने आपको कहा कि जैसे जो भी अदानी ग्रुप है या फिर रिलायंस है या फिर टाटा ग्रुप है, ये सब जब अपना कुछ बनाते हैं तो जो है बैंक से लोन लेते हैं, है ना, क्योंकि अमाउंट यूज़ होता है तो एक बार उतना इन्वेस्टमेंट नहीं होता, तो लोन ले करके इंटरेस्ट पे करते रहते हैं धीमे धीमे करके। तो जो इंटरेस्ट है उस पर वो जो है उसको कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में काउंट हम करते हैं। अब ध्यान से समझिए, उसमें सेमी फिक्स क्यों कहा गया? क्योंकि अब ये कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में आ रहा है वो चीज़। फिक्स्ड वाला को कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन से मतलब नहीं था। फिक्स्ड वाला जो अभी पहले पढ़ाया आपने वो लगना ही था, ये कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में काउंट होगा आपका। और सच इंटरेस्ट में रेंज अप टू 8% डिपेंडिंग अपॉन द मार्केट कंडीशन। इसीलिए देखिए यहाँ आ गया ये, ठीक है। ये अब मार्केट कंडीशन पर डिपेंड है। तो जैसे अब ये सब चीज़ पता नहीं आप लोग गौर करते हो कि नहीं करते हो। जैसे कभी आपने सुना होगा कि आरबीआई ने अपना जो मनी लेंडरिंग रेट है उसको बढ़ा दिया है, उसको घटा दिया है 0.2%, 0.35%। तो हमारे और आपके लिए कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन बड़े इन्वेस्टर्स जो हैं, जो करोड़ों में इन्वेस्ट करते हैं, उनके लिए ये 0.25% भी बहुत होता है। क्योंकि 0.25% को अगर आप करोड़ों से गुना कर दीजिए तो उसको जोड़ के देखिए कितना पैसा आता है, ठीक है। तो इसीलिए इसको सेमी फिक्स्ड में रखा गया, क्योंकि ये फ्लोट करता रहता है। मार्केट कंडीशन है ना, फ्लोट करता रहता है वो डिपेंडिंग अपॉन, क्योंकि कभी बैंक जो होता है क्वार्टरली रेपो रेट बढ़ा देती है, घटा देती है, तो इसलिए इसको सेमी फिक्स्ड कॉस्ट में रखा गया है। हो सकता है मैं जो टर्म कुछ यूज़ कर रहा हूँ तो आप लोग सोच रहे होंगे सर ये क्या बताने लग गए आप, रेपो रेट ये वो। मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये सब फैक्टर्स इफेक्ट करते हैं कमर्शियली चीज़ों को, है ना। भले आप एग्ज़ाम में मत लिखिए, वो आपके ऊपर है, लेकिन समझिए कि कैसे आता है ये चीज़, ठीक है।
क्योंकि एक इंजीनियर को बता रहा हूँ मैं, एक इंजीनियर को कोई ज़रूरी नहीं, मतलब एक इंजीनियर को बस केवल टेक्निकल चीज़ें नहीं आनी चाहिए, कमर्शियल चीज़ें भी आनी चाहिए। ठीक है, इसीलिए एक इंजीनियर को बहुत इंटेलिजेंट पर्सन माना जाता है सोसाइटी में, एक अलग लेवल होता है, क्योंकि एक इंजीनियर के पास टेक्निकल नॉलेज होने के साथ साथ उसको इकोनॉमिकल कमर्शियल चीज़ें भी पता होती हैं कि ये चीज़ को यूज़ करने में इतना खर्चा लगेगा तो हमें यूज़ करना है कि नहीं करना है। एक कॉमन बंदा ये नहीं सोच सकता टेक्निकली और कमर्शियल पॉइंट ऑफ व्यू से, इसीलिए, है ना। तो समराइज़ कर देता हूँ कि कैपिटल कॉस्ट मतलब हुआ कंस्ट्रक्शन का कॉस्ट हो गया आपका, और जो आपका इक्विपमेंट खर्च होने वाला है जनरेशन पे, ट्रांसमिशन, डिस्ट्रीब्यूशन। अब ट्रांसमिशन लाइन आप बनाते हो बेटा, टावर खड़ी कर देते हो, तो टावर खड़े करने में आप जब टावर खड़ी करते हो तो उसमें आपका जो टावर का ब्रेसिंग्स का खर्चा है, फाउंडेशन का खर्चा है, वो सब खर्चा कहाँ से आएगा, है ना। और टावर तो ऐसा है नहीं कि 1-2 किलो का टावर होता है, वो 10-10 टन का टावर होता है आपका, है ना। तो इन सब चीज़ों का कॉस्ट जो है सेमी फिक्स्ड कॉस्ट में आता है। हाँ, एक चीज़ और, अब जैसे मान लीजिए कि अब आप बोलो कि सर ये को हम सेमी फिक्स्ड में क्यों रख रहे हैं टावर के कॉस्ट को, तो एग्जांपल बताता हूँ। जो स्टील टावर का जो जो ट्रांसमिशन लाइन का टावर है वो किस चीज़ से बना हुआ होता है, स्टील का बना हुआ होता है, ठीक है, स्टील का बना हुआ होता है। अब स्टील का रेट जो होता है वो घटता बढ़ता रहता है, जैसे सोने का रेट मार्केट में घटता बढ़ता रहता है ना, वैसे स्टील का रेट जो है मार्केट में घटता बढ़ता रहेगा, ठीक है। उसके बाद जो ट्रांसपोर्टेशन का कॉस्ट है, क्योंकि अब मान लीजिए कि आप टावर का पार्ट्स मंगा रहे हो और वहाँ से यहाँ आने में तो गाड़ी का खर्चा लगेगा, तेल वेल का खर्चा लगेगा, और पेट्रोल डीजल का रेट जो है वो घटता बढ़ता रहता है। तो इसीलिए उसको सेमी फिक्स्ड में रखा गया है कि वो आपको लगना ही है, लेकिन उसका वैल्यू फ्लोट करेगा, समझ रहे हैं। सेमी फिक्स्ड का मतलब हो गया, फिक्स्ड मतलब हो गया लगना ही है, और सेमी वर्ड इसलिए यूज किया है क्योंकि उसका अमाउंट फिक्स नहीं है, समझ गए, ठीक है। सेमी फिक्स्ड मतलब कि वो कॉस्ट लगेगा लेकिन अमाउंट फिक्स नहीं है, मतलब कि आपको पता है खर्चा होगा, लेकिन कितना खर्चा होगा एग्जैक्टली वो चीज़ जो है मार्केट पर डिपेंड करेगा, ठीक है, वो चीज़ है। उसके बाद है आपका सेमी फिक्स्ड कॉस्ट में डेप्रिसिएशन कॉस्ट भी आता है। डेप्रिसिएशन मतलब क्या होता है कि जैसे चीज़ों की वैल्यू घट जाती है ना कुछ दिन होने के बाद, जैसे आपके पास बाइक है और आप उसको बेचना चाहते हो, तो बाइक जितनी पुरानी हो जाती है उतना कम रेट मिलता है मार्केट में, क्यों? क्योंकि उसका डिप्रिसिएशन कॉस्ट बहुत ज़्यादा हो जाता है, वियर एंड टियर बहुत ज़्यादा है। एक अब आप खुद बताओ, अगर एक बंदे ने आपको बाइक बेच रहा है, आप सेकेंड हैंड खरीद रहे हो, तो एक बाइक जो है वो 1 साल यूज़ की हुई है और एक बाइक जो है 5 साल यूज़ की हुई है, दोनों में से सेकंड हैंड का कॉस्ट ज़्यादा किसका होगा? जो 1 साल का यूज़ किया हुआ। तो जो 1 साल वाला है उसका डिप्रिसिएशन कॉस्ट कम है, दूसरे वाले का जो 5 साल का उसका ज़्यादा है। उसी तरीके से मशीन में भी होता है। मशीन में क्या होता है कि आपका जो वियर एंड टियर जो मशीन में होता है वो डिप्रिसिएशन कॉस्ट को बढ़ाता है, वो भी सेमी फिक्स्ड में आता है। तो अब डिप्रिसिएशन कॉस्ट जो है, फिर बोलोगे सर आप ये सेमी फिक्स्ड में क्यों आ गए? इसलिए आया क्योंकि ये डिपेंड करेगा कि आप मशीन की रनिंग कितने आवर की हो रही है। कोई जरूरी थोड़े है कि हर दिन आपका मशीन उतना ही रन करेगा। अगर थर्मल पावर प्लांट की बात अगर मैं बोलूँ आपसे, तो कोई जरूरी थोड़ी है बेटा कि हर टाइम पे हर टाइम पे आप 5 जनरेटर ही चलाओगे। अगर डिमांड कम है तो एक को बंद कर दोगे, एक बॉयलर सेक्शन बंद कर दोगे, है ना। तो इसलिए से सेमी फिक्स्ड में आता है। ये ऑल्सो इंक्लूड करता है सैलरी ऑफ द मैनेजमेंट एंड अदर क्लरिकल स्टाफ, सिंस दिस डिपेंड अपॉन द साइज ऑफ द इंस्टॉलेशन विच अगेन डिपेंड्स अपॉन द मैक्सिमम डिमांड, ठीक है। अब आप बोलोगे सर आप सैलरी की बात फिक्स्ड में भी कर रहे थे, सेमी फिक्स्ड में भी कर रहे हैं, अब वहाँ भी आपने बताया यहाँ भी बताया। इसका एक्सप्लेनेशन ये है कि देखिए, कोई भी पावर प्लांट होगा उसका जो प्लांट हेड एक होगा, उसका एक ही प्लांट हेड होगा, ये आता है अपर मैनेजमेंट, ठीक है, ये आता है अपर मैनेजमेंट का बंदा जिस पे पूरा प्लांट चलता है। अब वो प्लांट का साइज कोई भी हो जाए, अब इस प्लांट हेड के अंदर जो है ये जो होते हैं वो जो होता है आपका चीफ इंजीनियर्स हो जाते हैं, वो डेजिग्नेशन पर डिपेंड करता है।
चीफ इंजीनियर, सेक्शन इंजीनियर जैसा आप रख लो। इसके अंदर जो हो जाते हैं आपके असिस्टेंट इंजीनियर हो जाते हैं, है ना। हो सकता है ये टेक्नोलॉजिकल थोड़ा सा अलग हो हर जगह पे। इसके जगह पे एई हो जाते हैं, है ना। और एक एई के अंदर जो है जूनियर इंजीनियर होते हैं, और जेई के अंदर जो होते हैं वो टेक्नीशियन होते हैं। ऐसे ये चलता है पूरा क्रॉनिकल हायरार्किकल ऐसे होता है आपका, है ना। एक प्लांट हेड होता है, उसके नीचे डिफरेंट सेक्शंस के इंजीनियर होते हैं। इसको चीफ इंजीनियर या सेक्शन इंजीनियर भी आप बोल सकते हो। उसके अंदर असिस्टेंट इंजीनियर होते हैं, असिस्टेंट इंजीनियर के अंदर जेई होता है, जेई के अंदर टेक्नीशियन होता है। ये हायरार्की हम फॉलो करते हैं। तो ये वाला जो है अपर मैनेजमेंट प्लांट हेड का, ये तो चला गया बेटा आपका फिक्स्ड कॉस्ट में चला गया, और चीफ इंजीनियर का भी हम फिक्स्ड में काउंट कर ले। लेकिन असिस्टेंट इंजीनियर, जेई, टेक्नीशियंस, इनका आता है सेमी फिक्स्ड में। क्यों आता है? क्योंकि एक प्लांट हेड है, वो चाहे 5 मेगावाट का प्लांट संभाले, चाहे 10 मेगावाट का एक प्लांट संभाले, प्लांट उसका एक ही होगा, ठीक है। तो उसको सैलरी एक की ही मिलेगी। लेकिन अब मान लीजिए 10 मेगावाट का पावर प्लांट है, तो उसमें आपको ज़्यादा नंबर ऑफ असिस्टेंट इंजीनियर चाहिए, ज़्यादा नंबर ऑफ जूनियर इंजीनियर चाहिए, ज़्यादा टेक्नीशियन चाहिए, तो वो सेमी फिक्स्ड में आ गया फर्क समझ में। हाँ, तो ऐसे ये ऐसे समझिए इसको, ठीक है। बिल्कुल दिमाग में क्रिस्टल क्लियर करके रखिए, ठीक है। कोई भी चीज़ कन्फ्यूज़न नहीं आना चाहिए आपके दिमाग में। अब आप दिमाग जो है अपना थोड़ा कमर्शियल ले जाइए, थोड़ा सा पैसे के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो सेमी फिक्स चार्जेस विल आल्सो इंक्लूड द सैलरीज ऑफ द मैनेजमेंट। अब ये सब मैनेजमेंट के ही बंदे हो गए ना बेटा, ये असिस्टेंट इंजीनियर ये सब मैनेजमेंट के आ जाते हैं। एंड अदर क्लरिकल स्टाफ, तो अब क्लरिकल स्टाफ तो जो ऑफिस वगैरह में काम करते हैं, सिंस दिस डिपेंड अपॉन द साइज एंड कॉस्ट ऑफ द इंस्टॉलेशन विच अगेन डिपेंड्स अपॉन द मैक्सिमम डिमांड। अब जितना बड़ा प्लांट होगा उतना ज़्यादा टेक्नीशियन है, उतना ज़्यादा जेई है, उतना ज़्यादा असिस्टेंट इंजीनियर है, ठीक है। तो ये चीज़ है। उसके बाद है रनिंग और ऑपरेटिंग कॉस्ट। इससे वर्ड से समझिए, रनिंग और ऑपरेटिंग कॉस्ट मतलब क्या कि प्लांट को रन करते टाइम पे कितना पैसा खर्च हो रहा है। तो क्या क्या आ सकता है इसमें? आपका तेल का खर्चा, मतलब फ्यूल का खर्चा आ सकता है, मेंटेनेंस का खर्चा आ सकता है, ऑपरेटिंग स्टाफ का खर्चा आ सकता है, और अदर कॉस्ट आ सकता है, ठीक है। तो सैलरीज ऑफ द ऑपरेटिंग स्टाफ मतलब द हायर द साइज ऑफ द मोर नंबर ऑफ ऑपरेटिंग पर्सनल रिक्वायर्ड। ये इसको आप टेक्नीशियन जो होते हैं उसमें काउंट कर सकते हैं इनको। टेक्नीशियंस हो गया, फिर आपका लेबर हो गया, जो लेबर्स काम करते हैं। तो जितना ज़्यादा होगा आपका साइज, उतना ज़्यादा आपका लेबर लगेगा, टेक्नीशियंस में ज़्यादा होंगे। उसके बाद है कॉस्ट ऑफ फ्यूल। अगर थर्मल पावर प्लांट की बात हम करें, उसमें कोयला लगेगा आपको, है ना। तो दिस कॉस्ट ऑफ कोर्स वेरीज विद द टाइप ऑफ प्लांट। इट इज़ लोअर इन थर्मल एंड न्यूक्लियर प्लांट, हाउएवर हाइड्रो इलेक्ट्रिक के लिए नील है, ठीक है। हाइड्रो इलेक्ट्रिक में कोई भी कॉस्ट नहीं लगता है, और न्यूक्लियर और थर्मल के लिए ये कॉस्ट ऑफ फ्यूल जो है वो कम होता है, ठीक है, ज़्यादा नहीं, कम होता है। उसके बाद कॉस्ट ऑफ मेंटेनेंस एंड रिपेयर। जो भी आपका जब जैसे प्लांट जितना पुराना होता है उतना आपका मेंटेनेंस कॉस्ट बढ़ता जाता है, उसको हम ऑपरेटिंग कॉस्ट में काउंट करते हैं, ठीक है। क्योंकि मशीन जितना जल्दी शट डाउन होगा, ख़राब हो जाएगा, हॉल्ट कर जाएगा, उतना मेंटेनेंस ज़्यादा चाहिए, तो रनिंग कॉस्ट में आ जाता है। उसमें लुब्रिकेटिंग ऑयल भी हम यूज़ करते हैं, ठीक है, उसका भी अपना कॉस्ट होता है। तो ये आता है। सैलरी ऑफ ऑपरेटिंग स्टाफ मैंने बता दिया, टेक्नीशियंस, लेबर्स, ये सारे हो गए आपके उसमें। और फिर अदर कॉस्ट में जैसे जो है, दीज कॉस्ट आर नॉट एप्लीकेबल फॉर ऑल प्लांट्स एंड कंसिस्ट ऑफ चार्जेज ऑफ फीड वाटर, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में लेक्चर स्टार्ट होने के पहले बताया था कि हर एक प्लांट के लिए लागू नहीं है। थर्मल पावर प्लांट में जैसे फीड वाटर का है वो है, वाटर ट्रीटमेंट कॉस्ट हाइड्रो पावर स्टेशन का है, और थर्मल पावर स्टेशन का है ये, एंड इनरिचमेंट ऑफ फ्यूल कॉस्ट इन न्यूक्लियर पावर स्टेशन। तो अलग अलग प्लांट का ये जो अदर कॉस्ट है वो अलग हो जाएगा, ठीक है। तो ये था आपका जो लेक्चर जो था, ये जो मैंने डिस्कस किया आपके साथ कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी के ऊपर। तो ये ब्रीफ इंट्रोडक्शन मैंने दिया आपको कि फिक्स्ड कॉस्ट, सेमी फिक्स्ड कॉस्ट और रनिंग और ऑपरेटिंग कॉस्ट क्या क्या होता है। तो ये आपका नया यूनिट का है और नया टॉपिक है। इसको थोड़ा सा हम प्रैक्टिकली समझने की कोशिश हम करेंगे।
टेक्निकल चीज़ें जो अब तक आपने पढ़ रखी हैं वो उसको कमर्शियली मतलब फिनेंशियली पॉइंट ऑफ व्यू से, पैसे के पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे हम डील करेंगे, बेसिकली इसमें हम वो सारा कुछ कवर करेंगे। ठीक है, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ।